अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक, फिटफाट, मज़े में, खुशबाश रहिए, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। कोविड की सिचुएशन में जहाँ पर ये तीसरी ख़तरनाक तरीन सूरत हाल जो है वो पाकिस्तान इस वक्त इससे गुज़र रहा है कोविड-19 की सिचुएशन से, इसमें प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिए। सिर्फ एहतियात ही वाहिद इलाज है। इसके अलावा इसकी जो वैक्सीन है जो लग रही है, अपने आप को ज़रूर वैक्सीनेट करवाइए। इससे बिल्कुल मत जो है वो पीछे हटें, क्योंकि ये वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। ये जो मुख्तलिफ कयास आराइयाँ हैं, मुख्तलिफ बातें हैं कि जी ये सबको लगेगी और इसमें चिप है और इसमें ये है, ये सब चीज़ें, ये सब बातें एक टाइम पर जाकर जो है वो बिल्कुल बेमायनी हो जाती हैं। इनका कोई मायने नहीं रह जाता कि जब खुदा ना खास्ता कोई कोविड-19 का जो है वो पेशेंट आपके सामने, आपका अपना प्यारा जो है वो अपने घर में जो है वो मौजूद होता है। तो इस चीज़ को बहुत एहतियात के साथ देखिए। ये आपके लिए बहुत बहुत अहमियत की हामिल है कि आपके घर का खुदा ना खास्ता कोई एक फ़र्द भी अगर बाहर से कैरियर बन के आपके घर में जो है वो ये तमाम लोगों को लग जाता है कोविड, तो ये बहुत ख़तरनाक सिचुएशन इख्तियार कर लेता है। इसलिए जो भी लोग बाहर जाते हैं वो भी एहतियात के साथ, और ख़ास तौर पे रशी एरियाज़ में बिल्कुल मत जाइए। इसीलिए हर प्रोग्राम का आगाज़ हम कोविड-19 की सिचुएशन के लिहाज से करते हैं, और आज का ख़ास प्रोग्राम भी इसी हवाले से है कि ये जो तीसरी ख़तरनाक तरीन सिचुएशन हम पाकिस्तान में देख रहे हैं, ये पहली सूरत हाल से जब कोरोना नया आया था, इस कोविड-19 की सिचुएशन जब बिल्कुल नई थी, तो उस वक्त लोगों में खौफ व हरास था। लोग घरों से बाहर डर के मारे नहीं निकलते थे। लेकिन अब मैं ये देख रही हूँ कि अब लोगों में से खौफ बिल्कुल ख़त्म हो गया है। वो इस कोविड को बिल्कुल सीरियस नहीं ले रहे हैं, जिसकी वजह से जो है इसका बहुत ज़्यादा फैलाव हो चुका है। पाकिस्तान में इस वक्त सिचुएशन जो है ये है कि तमाम हॉस्पिटल्स की एमरजेंसीज जो है वो फुल है और कोविड वार्ड्स जो हैं वो फुल हो चुके हैं। वेंटिलेटर्स और ऑक्सीजन सिलेंडर्स जो हैं वो भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अगर खुदा ना खासा सूरत हाल यही रही, तो आगे आने वाले हिसाब में फिर हम मामलात ख़राब होते नज़र आएंगे। इसी को पेश नज़र रखते हुए हमने हमारे स्टूडियो में फैमिली फिजिशियन को जो है इनवाइट किया है, जो कि प्रेसिडेंट हैं फैमिली फिजिशियन के, और साथ ही जो है वो इस सारे मामलात को देख भी रहे हैं, अपने हॉस्पिटल को भी रन कर रहे हैं, और कोविड की सिचुएशन के हालात को सामने रखते हुए कुछ इक़दामात के हवाले से बात करेंगे। अब करना क्या है और हमें इससे कैसे बचना है, इसका वाहिद इंतज़ाम या हल क्या है, इस पर भी बात करेंगे। डॉक्टर तारिक महमूद मियाँ साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक। सर, कोविड की सूरत हाल इंतहाई बिगड़ती चली जा रही है। कोविड-19 अब इस तरह फैल रहा है कि जैसे एक टाइम था कि हम बिल्कुल भूल गए थे। शादियां भी हो रही थी, बड़े बड़े इज्तिमात भी हुए, बड़े मामलात भी हुए। उस टाइम हम बिल्कुल भूल गए कि कोविड-19 भी हमारे दरमियान में जो है वो मौजूद है। तो आप क्या समझते हैं, अब ये इतना फैल चुका है, इसके फैलाव के बाद, जबकि वैक्सीनेशन भी हमारे पास मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद हम जो है वो इस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो अब करना क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपके चैनल ने बहुत ज़्यादा प्रोग्राम किए कोविड पे, और मैं जो समझता हूँ कि आपकी एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है इस लोगों को एजुकेट करने में। तो आज का भी प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है, और जहाँ तक भी लोग इसको समझ सकें, मैं जो समझता हूँ कि जब ये हमारे मुल्क में आया लास्ट ईयर फरवरी से, अब साल से ऊपर हो गया है। लेकिन यह कि अनफॉर्चुनेटली शुरू में तो कुछ लोगों ने एहतियात की, लेकिन उसके बाद जैसे आपने कहा कि लोगों ने एहतियात बिल्कुल छोड़ दी। बिल्कुल। और मतलब इसमें शुरू में ये था जी कोरोना को है ही कोई नहीं, ये तो कॉन्स्पिरेसी है, एक साजिश है, अदरवाइज़ ये कुछ नहीं है। और फिर मुख्तलिफ लोगों ने सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा मिस यूज़ किया इसको, और इसके ख़िलाफ़ इतनी ज़्यादा बातें कि लोगों को का दिमाग उन्होंने उल्टा कर दिया कि जी हॉस्पिटल में नहीं जाना, वहाँ पे जहर के टीके लग रहे हैं। तो लोग घरों में सीरियस होते गए और हॉस्पिटल ना गए। तो जो गए उस हालत में गए जब बिल्कुल ही वहाँ पे कुछ नहीं किया जा सकता था, तो फिर उनका बिलीफ और पक्का हो गया कि देखा जी हॉस्पिटल गए, अगले दिन ही जहर का टीका लगा और पेशेंट की डेथ होगी, हम तो अच्छा खासा लेके गए थे। क्योंकि स्टार्टिंग में तो कोई समझ भी नहीं पा रहा था ना कि सिचुएशन हो क्या रही है, मामला खराब कहाँ से है। बड़े बड़े डॉक्टर्स नहीं समझ पा रहे थे, तहकीक नहीं जान पा रही थी। और अब भी डॉक्टर साहब सूरत हाल ये है कि कोविड की कई इकसाम मौजूद है,
और हमारे दरमियान में मौजूद हैं जिनके साथ हमें सर्वाइव करना है। Exactly. तो आप ये बताएं कि अभी जो हम कोविड की मुख्तलिफ इकसाम देख रहे हैं, जिसमें कभी कहीं किसी के जो है वो गले में, किसी को तो पता ही नहीं है कि उसको कोविड है, लेकिन अगर वो अपना टेस्ट करवाने जाए तो पॉजिटिव आ जाता है और वो ये कहता है कि मुझ में तो कोई सिम्टम्स ही नहीं है, तो मैं कोविड पॉजिटिव कैसे हो गया? ये शायद लैब वालों ने जो है वो गलत टेस्ट किया, जबकि ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे सबके टेस्ट तो गलत नहीं हो सकते। और ये कहीं तो ये बहुत ज़्यादा सराउंड कर रहा है, कहीं ये बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, और कहीं जो है वो ये मौत तक ले जाता है। तो ये क्या सिचुएशन है? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। बेसिकली 2-3 चीज़ें मैं समझूंगा कि पब्लिक को समझने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। एक तो ये है कि अगर कोविड टेस्ट नेगेटिव आ जाता है तो ये इसका कतन ये मतलब नहीं है कि आपको कोविड नहीं है। हाँ। अगर बेशुमार स्ट्रेन्स इसके ऐसे हैं जो कि नहीं आ रहे अभी टेस्टों में, लेकिन सिम्टम जो है वो टिपिकल है। उसमें एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि एक लोगों के ज़हन में था जी कि नज़ला, खांसी, बुखार ही इसकी अलामात हैं, लेकिन अब ये देखा गया है कि इसमें पेट की अलामात भी आ रही हैं, जिस्म में दर्द की भी, जायका भी ख़राब और स्मेल का ना होना। ये बेशुमार बाज़ का सिर्फ जिस्म में दर्द है, जी बिल्कुल, हल्का सा 99 बुखार, और बाज़ का वो भी नहीं, किसी में नहीं होता। तो इसमें वो टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आ जाता है। लेकिन ये है कि अगर आपके सिम्टम टिपिकल हैं, सांस भी फूल रहा है, एक्सरे में भी स्पॉट्स आ गए हैं, और बाकी भी सारी चीज़ें जो हैं वो हैं, और टेस्ट बेशक नेगेटिव आ गया है, लेकिन आपको एज ए कोविड ही ट्रीट करना पड़ेगा। अभी हमारे रिसेंटली क्या हुआ है कि इंग्लैंड में जो स्ट्रेन था, इसके बेसिकली 4 स्ट्रेन अभी तक आइडेंटिफाई हुए, और जो इंग्लैंड वाला, यूके वाला स्ट्रेन था, उसमें एक चीज है कि चूंकि ये वायरस जो होता है म्यूटेट, अपनी शक्लें बदलता रहता है, कोई भी वायरस हो वो म्यूटेट कर जाता है। तो इसी तरह इस कोविड ने भी म्यूटेट किया। तो अभी जो लोग इंग्लैंड से वापस आए, तो वो जो इंग्लैंड वाला स्ट्रेन था उसमें और दूसरे जो ओरिजिनल वुहान वाला स्ट्रेन था, उसमें फर्क ये है कि इसमें इन्फेक्टिविटी रेट, यानी एक बंदे से दूसरे को लगना, ये बहुत ज्यादा है और ये बड़ा तेजी से फैलता है। तो इसलिए अब आप अंदाजा करें, लाहौर का कल का जो इन्फेक्टिविटी रेट था, जो पॉजिटिविटी रेट था, वो 23 पे पहुंच गया, जब लास्ट ईयर जून में जो मैक्सिमम जब वबा थी उस वक्त हमारा 25 पे पहुंचा था। तो अब हम ऑलमोस्ट उसको टच करने वाले हैं। डॉक्टर साहब, ये भी सुनने में आया है कि केपीके में, बरतानिया में जो इकसाम कोविड-19 की पाई गई हैं, वो केपीके में भी जो है उस तरह की इकसाम कोविड-19 की जो है वो सामने आई हैं। अब हम इसको जो है वो किस चीज़ से रिलेट करें? मुझे बताइए कि बरतानिया से जाहिर बात है कि जो फ्लाइट्स आई हैं, जो लोग यहाँ पर आए हैं, उनको सही तरीके से जो है वो नहीं रेकी किया गया, उनको चेक नहीं किया गया, जिसकी वजह से जो है ये कोविड केपीके तक पहुंच गया। जो चीज़ केपीके तक पहुंच गई वो पंजाब, सिंध, सरहद, बलूचिस्तान पहुंचने में उसको कितनी देर लगती है? ये तो एक दूसरे से जो है वो फैलने वाली कैफियत है। तो आप इस पर क्या कहते हैं? मैं ये कहूँगा कि देखें हमारे पास क्या टूल्स कैसे हैं इसको निपटने के लिए। हम ये है कि एक तो ये है कि जहाँ पे पोर्टल ऑफ एंट्री है, आपके एयरपोर्ट्स हैं, आपके बाकी दूसरे ममालिक से जो राब्ते हैं, कोई मवासलाती राब्ते जितने भी हैं, सही, उनको चेक करना वहाँ पे बड़ा ज़रूरी है। तो हमने एयरपोर्ट्स पे लोगों को चेक नहीं किया, वो लोग आ गए, और तकरीबन ये देखा गया कि एक पेशेंट ऑलमोस्ट 12 लोगों को लगा देता है। तो इस तरह ये इतना जल्दी स्प्रेड करता है। और उसके बाद अच्छा फिर ये है कि अभी तक ये अमवात होने के बावजूद अब हर जगह पे शायद ही कोई मोहल्ला या कोई ऐसी जगह खाली रही हो जहाँ पे कोई ना कोई पॉजिटिव केस ना हो, या जहाँ पे कोई मौत ना हुई हो। हर एक बंदे की फैमिली में, जानने वालों में कोई ना कोई कोविड के जरूर डेथ हुई। बिल्कुल। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि लोगों को अब ये जान जाना चाहिए कि ये कोविड एक हकीकत है, और इससे बचना कैसे है। या तो ये है कि आपके 75% लोगों को, 70% लोगों को ऑलमोस्ट या हो जाए डिजीज, या उनको वैक्सीन लग जाए। सही, ठीक है जी, सही। अच्छा एक चीज यहाँ पे क्लियर कर दूं कि जिसको वैक्सीन लग गई है, अभी ये चूंकि नई बीमारी है, अभी हमें कोई पता नहीं है कि इसकी प्रोटेक्शन कब तक रहेगी, इम्यूनिटी कब तक रहेगी। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने भी वैक्सीन लगवाई, लेकिन उन्हें कोविड हो गया।
अब देखिए ये सराउंड कितनी देर में करती है, इसका कहाँ पे किस इम्यूनिटी सिस्टम पे कैसा इफेक्ट होता है, ये वैक्सीनेशन किस तरह इम्प्लीमेंटेशन करती है, ये सारी चीज़ें तो मुख्तलिफ लोगों पर जब तक तजर्बात हो नहीं जाएंगे तब तक तो जो है वो क्लैरिफिकेशन सामने नहीं आएंगी। इसलिए अभी कोई हतमी राय कायम करना किसी भी डॉक्टर के लिए जो है वो ऐसी बात होगी कि जैसे हवा में तीर चलाना, तो इसलिए हम अभी कोई हतमी राय कायम नहीं कर सकते इस चीज़ पे। जी जी, एक लोगों का बड़ा क्वेश्चन है जी कि जिनको प्राइम मिनिस्टर साहब का जो मसला हुआ है वो अमूमन ये समझा जा रहा है कि उन्हें ऑलमोस्ट इन्फेक्शन पहले हो गया था, हाँ। सिम्टम कोई खास नहीं थे, हाँ। उन्हें वैक्सीन, चूंकि वैक्सीन जो है वो 3 से 4 हफ्ते लेती है अपना असर करने में। सही बात है। तो उनका वो जो ऑलरेडी इन्फेक्शन था वो सामने आ गया। अच्छा, लोगों का क्वेश्चन ये है कि आया जिसको कोविड हो चुका है उसको वैक्सीन लगनी चाहिए कि नहीं लगनी चाहिए? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ये ठीक। बिल्कुल लगनी चाहिए। हाँ, और जिस तरह आम लोगों को, फिर ये है कि हमला औरतों को, सही, उन्हें वैक्सीन लगनी चाहिए कि नहीं लगनी चाहिए? बिल्कुल लगनी चाहिए। और चूंकि उनमें इम्यूनिटी जब आएगी तो वो बच्चे में भी इम्यूनिटी ट्रांसफर होगी, जाहिर है। तो इसलिए और खुसूसन वो लोग जो चूंकि जिनमें इम्यूनिटी लो होती है वो 60 प्लस होते हैं, या जिनको दमा है, या जिनको शुगर है, या जिनको कोई एस्थमा, सारी हार्ट डिजीजेज हैं, बिल्कुल तो इस ऐसे तरह जिनको कोमॉर्बिड कैंसर के पेशेंट हैं, कुछ भी है जिसको अनटिल अनलेस के वो इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स ना ले रहे हों, उनमें ज़रा खतरा होता है कि वो चीज़ बिगड़ ना जाए। तो वरना दूसरे जितने भी लोग हैं उनको वैक्सीनेट हमें करना पड़ेगा। जी। गवर्नमेंट को अभी प्रायोरिटी के ऊपर अभी हमारे हेल्थ वर्कर्स को भी पूरी तरह नहीं लगी, वैक्सीन शॉर्ट हो गई है, और हमें प्रायोरिटी वाइज इसको देखें। इंसान लोग बचेंगे तो मुल्क तरक्की करेगा। डॉक्टर साहब, बचने की बात जहाँ आती है वहाँ पे सबसे पहली बात ये आती है अपनी हिफाजत की, कि हमने अपनी केयर तो की नहीं, अपने आप को हमने खुद बचाना था। अब ये किसी गवर्नमेंट ने आके या डॉक्टर्स ने आके या पैरामेडिक स्टाफ ने आके तो किसी को जो है वो हाथ पकड़ के बताना नहीं कि भाई मास्क पहन लें, हैंड सैनिटाइज़र अपने पास जो है वो रख लें। ये वो चीज़ें हैं जिनका हमारी ज़िंदगी में अब ऐसा जो है वो अमल दखल हो गया है कि जैसे हमारे लिए कपड़े ज़रूरी हैं इसी तरह हमारे लिए मास्क ज़रूरी हो गया है, ऐसे ही हमारे लिए हैंड सैनिटाइज़र ज़रूरी हो गया है। तो फिर हम इसमें लापरवाही क्यों कर रहे हैं? और फिर लापरवाही की हम उस लेवल पे आ चुके हैं कि हमें ये भी नहीं पता चलता कि हमारी सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल नहीं है, और हम ऐसी जगहों पे जा रहे हैं, शादियां हो रही हैं, तकरीबात हो रही हैं, अंदर खाने हो रही हैं, ये भी नहीं कि आउटडोर जो है वो तकरीबात रखी जा रही हैं। तो ये सब कोविड फैलाने का बाइस बन रहा है। बड़ी ज़बरदस्त बात की आपने। मैं समझा, हम जब हॉस्टल में होते थे तो हमारा चौकीदार ऐसे ही था कि वो कोई काम नहीं करता था, तो एक लड़का था वो बड़ा मज़ाहिया था, वो एक नारा लगाता होता था, जागते रहना साढ़े ते ना रहना। अच्छा, लिहाजा लोगों को खुद जागना पड़ेगा। अगर लोग ये समझेंगे ना सिर्फ गवर्नमेंट सारे इकदाम करे, दिस इज नॉट पॉसिबल। राइट। आपको अपनी प्रोटेक्शन करनी है, आपको अपनी फैमिली की प्रोटेक्शन करनी है। इसमें क्या आपका जाता है कि आप जब निकलें, देखिए हमारे शहर में तो और पाकिस्तान पूरे में भी और पर्टिकुलरली लाहौर में तो पोल्यूशन बहुत ज्यादा है। जी बिल्कुल। फर्ज करें कोविड ना भी हो तो मास्क पहनना इतना जरूरी है कि आपको फेफड़ों की बेशुमार बीमारियां, क्योंकि हमारी व्हीकल्स की पोल्यूशन, हमारी डस्ट और बाकी जितने भी एंटीजन होते हैं, हमारे सिगरेट पीने वालों के धुएं, वो भी तो हम अपने सारा आपको महफूज कर सकते हैं अगर आप मास्क पहन के रखें। दूसरा ये देखा गया है कि जितना स्प्रेड हुआ है ना उसमें मैक्सिमम कहाँ से हुआ, या शादी की तकरीबात से, बिल्कुल ऐसे, या जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन थे, इन दोनों को। अच्छा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन तो गवर्नमेंट ने चलो बंद कर दिए, अब आप अंदाजा करें कि शादी की तकरीबात अभी तक चल रही हैं जी, और कोई हार्डली वहाँ पे मास्क पहनता हो, शायद 1 to 2%, वरना वो भी नहीं, और लोग गले मिल रहे होते हैं एक दूसरे से, मतलब वो बिल्कुल क्लोज कॉन्टेक्ट जो है वो है। तो मैं ये समझ, और आप अंदाजा करें कि जिनकी शादी हुई, कई जानने वाले ऐसे हैं वो पूरी की पूरी फैमिली बाद में कोरोना पॉजिटिव हो गई। ऐसे ही है, ठीक है जी। तो ये किसने अपना आपको खराब किया, और उसमें से कोई पता नहीं आपको। हाँ। देखिए, हम 70-80% 90% तक हम कहते हैं कि ये गैर महसूस तरीके से गुजर जाता है, हल्का सा बुखार हुआ या जिस्म टूटा या आपका टेस्ट खराब हुआ, लेकिन जो सीरियस होते हैं 5 से 10%, उसमें यह है कि हमारे यहाँ तो हमारे मुल्क में जो वेंटिलेटर से वापस आने की शरह है वो बहुत ही कम है, बहुत कम। इंग्लैंड वगैरह में फिर भी काफी ज्यादा है। हाँ। लेकिन हमारे यहाँ तो अभी चूंकि उतनी ट्रेनिंग नहीं, उतने ट्रेन लोग नहीं है, सिर्फ वेंटिलेटर प्रोवाइड कर देना ये कोई हल नहीं है अनलेस कि आपके पास जो है उस तरह के ट्रेन लोग ना हो जो कि पिक कर सके
जो मुख्तलिफ साइन एंड डॉक्टर साहब, सिम्टम्स होते आपने हैं। ये इतनी बड़ी बात कर दी, आप यकीन करें कि ये हमें देखने में रोज आए दिन ये बात आ रही है कि वेंटिलेटर तक जो पहुंच गया ना, उसने बस अपनी शायद जिंदगी जो है ना वो बस देख ली। उसके बाद उसका वापस आना तो ये फिर अल्लाह का बहुत बड़ा कोई मौजज़ा ही है पाकिस्तान में कि वहां से जो है वो वापस ही आ जाए, क्योंकि वेंटिलेटर पे लेके ही तब तक जाया जाता है जब आप बिल्कुल हिम्मत हार देते हैं कि अब सांस लेने की जो है वो ऐसे गुंजाइश बाकी नहीं है, तो तब वेंटिलेटर जो है वो यूज़ करते हैं। उसमें वो सांस का बहाल हो जाना वो अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, फजल है उसका। तो ये जो सारी चीज़ें हमारे साथ चल रही हैं, अब तो ये कोविड हमारे साथ ही रहेगा, हमें तो इसको झेलना ही है। जैसे और बीमारियां हमारे साथ हैं, जैसे कैंसर हमारे बीच में है, जैसे शुगर हमारे बीच में है कि शुगर हर दूसरे पाकिस्तानी को जो है वो शुगर है यहाँ पे, और जो है वो शुगर के मरीज़ हैं, 50+ 40+ लोग जो हैं वो शुगर पेशेंट हैं। इवन के बच्चे 15-16 साल के बच्चों में भी जो है वो शुगर का मर्ज जो है वो उन्हें लाहक है। तो ये हम स्ट्रेस में हैं, हम डिप्रेशन में हैं, हम बुरी तरह से जो है वो एक दूसरे से खौफजदा हैं, एक दूसरे से बात शेयर करने के हम काबिल नहीं हैं। ये हमारे माशरे का हाल है। ऐसे माशरे में जहाँ कोविड भी आ गया, वो भी हमारे ऊपर एक जो है वो बर्डन पड़ गया, तो अब यहाँ हमने बचना कैसे है? देखिए जी, हमने जो सबसे गलत काम किया वो हमने अपना लाइफस्टाइल चेंज कर दिया। हमने अपना रहन सहन, हम पैदल चलते थे, बिल्कुल, लोग खेतों में हल चलाते थे सुबह से लेकर शाम तक, सही, और एक्सटेंसिव वर्क था जो कि वो करते थे। फिजिकल एक्सरसाइज सुबह से लेकर शाम तक हो रही होती थी। सही कह रहे हैं। लोग, आप देहात में अभी भी चले जाएं, हर वहाँ पे भी कल्चर काफ़ी चेंज हो गया है। लोग इशा की नमाज के बाद सो जाते थे जी, मॉर्निंग सुबह फजर की नमाज के वक्त उठते थे, खेतों में जाते थे। वो इतनी एक्सरसाइज होती थी कि जो खाते थे वो हजम हो जाता था। अब क्या है कि आपका चलना फिरना ख़त्म हो गया। अब रिमोट कंट्रोल आ गया। आपने टीवी चलाना है फिर भी वहाँ पे जाके बटन नहीं दबाना, रिमोट से करना है, एसी भी रिमोट से। और उसके बाद आपने अपनी कन्वेंस पे घर से निकलना है, आपने ऑफिस जाना है, और ऑफिस में भी सीढ़ियाँ नहीं, लिफ्ट से जाना है ऊपर, और उसके बाद आके फिर उसे, तो हमारा जो फिजिकल एक्सरसाइज है वो तो बिल्कुल ख़त्म होगी। एक वक्त था कि गोश्त लोगों के घर में या ईद पे या कोई मेहमान आ जाए, या हफ्ते में किसी एक कोई बड़ा कोई अमीर घर है तो हफ्ते में एक आध दफ़ा। अब क्या है, आपका सुबह शाम गोश्त पक रहा है। ऐसा ही है, ठीक है जी। और आपकी जितनी ये जितनी मुरगन चीज़ें हैं। अच्छा, फिर मैं आपको एक और बचे, नान खाने का हमारे यहाँ बहुत ट्रेंड है। बहुत ट्रेंड है। नान जितनी शुगर बढ़ाता है, और समय लोग कहते हैं जी हमने चीनी तो खाई है, बस 3 नान खा लिए। नान बेकरी की चीजें जी बिल्कुल, यहाँ पर जो है वो जब तक मीठा ना हो तब तक लोगों के दस्तरखान कंप्लीट नहीं होते। आप 2 रोटियां जो है आपके 8 चम्मच चीनी के बराबर है। तो आप अगर वो चीज़, और नान उससे भी बढ़ के, तो आप अगर ये, और जितने जो जंक फूड है जो हम बच्चे भी खा रहे हैं सारे भी, मैं अफसोस करता हूँ कि हमारी जो आइंदा आने वाली नस्ल है जो वो खा रही है। हाँ। और उसके बाद वो कंप्यूटर और जो हमारे फोन्स आ गए हैं, हाँ। मोबाइल, उसके ऊपर बैठे हुए हैं। कोई फिजिकल एक्सरसाइज रही नहीं, मोटापा हमारे यहाँ बढ़ता जा रहा है। तो इसलिए हालांकि हर बंदे को, बच्चे बैठे बैठे जो है वो बहुत अपना जो है वेट बढ़ा लेते हैं, बहुत मोटे हो जाते हैं। अब वो क्या है कि वो फूले हुए बच्चे हैं और उनके अंदर कुछ नहीं है, और लोग क्या समझते हैं, लो जी बड़ा हेल्दी बच्चा, बड़ा हेल्दी बेबी है। हालांकि ये मोटापा कतन हेल्दीपन की निशानी नहीं है। इसलिए लोगों को ये समझना चाहिए कि बच्चों को बाहर निकालें, वो खेलें। और ठीक है, अब चूंकि मोबाइल हमारी जिंदगी का हिस्सा है, वो थोड़ा बहुत जरूर यूज करें, लेकिन अगर हर चीज के एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, अगर वो बहुत ज्यादा यूज करना शुरू कर देंगे तो और यही है, इम्यूनिटी हमारी क्यों लो हो रही है, हम एक्सरसाइज नहीं करते, हम जो सही डाइट है वो नहीं लेते। अच्छा, बच्चे फ्रूट खाना भी छोड़ गए, वो बच्चे जो दूध पीना भी छोड़ गए। अब क्या है कि उन्होंने जितने ये फिजी ड्रिंक्स वगैरह और जो सो कॉल्ड एनर्जी ड्रिंक्स वो जो यूज कर रहे हैं, वो हमारा बेड़ा गर्क कर रहे हैं अगली जनरेशन का। ये सारा इम्यूनिटी सिस्टम यहाँ पर हो गया डैमेज। आप देखिए कोविड बच्चों में आ गया है। पहले तो ये जो 2 पिछले सेशन गुजरे, ये जो पिछले स्पेल गुजरे, इसमें बच्चों में ये चीज़ देखने में नहीं आई। अब ये जो पाकिस्तान में तीसरी बड़ी खतरनाक तरीन सिचुएशन से हम गुजर रहे हैं, यहाँ पे बच्चों में जो है वो कोविड देखने में आ गया। डॉक्टर साहब, तो ये क्या वजूहात हैं?
देखें जी, उसमें एक्चुअली बच्चों में जो थे, चूँकि ये लिम्फोसाइट्स हमारी इम्यूनिटी का हिस्सा है, जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो बच्चों में रिलेटिवली ज़्यादा होते हैं। तो बच्चों में जो है ना, इसके खिलाफ इम्यूनिटी ज़्यादा देख रही हो, इसीलिए बच्चों में जो शरह थी वो कम थी। हाँ। लेकिन जब इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा स्प्रेड करता है और म्यूटेंट वायरस आ जाता है तो फिर इसने किसी को भी नहीं छोड़ा। अब जो है वो यंगस्टर में भी जो है वो आ रहा है। तो इसलिए अच्छा, फिर ये होता है कि यंगस्टर में एक दो और कावासाकी डिजीज़ और एक दो और बीमारियां हैं जो आपके मल्टीपल जो ऑर्गन्स हैं उनको इन्वॉल्व कर लेती हैं और वो बच्चों के लिए काफ़ी ख़तरनाक साबित हो सकती हैं। आपके दिल को भी वो डैमेज करती हैं, आपके बाकी सारे सिस्टम को भी डैमेज करती हैं। इसलिए हमें खुदारा आपने अपने आप को भी बचाना है और अपनी फैमिली को भी बचाना है। क्योंकि अच्छा, फिर अक्सर पेशेंट आते हैं ना, कहते हैं जी इसको उसका कोरोना पॉजिटिव, और जी ये तो कभी घर से बाहर निकली थी नहीं थी, ये तो हमारी बुजुर्ग हैं, ये तो चल फिर भी नहीं सकती। तो हमने कहा जो बाहर से निकलते थे वो तो उन्होंने तोहफा बाहर से लेके आए ना। अच्छा देखिए डॉक्टर साहब, आपने ये बात की है, ये बात हो किस तरह से रही है, लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही। जो कैरियर बना वो अपने घर कोविड ले आया, अब उसकी इम्यूनिटी सिस्टम इतनी स्ट्रांग है कि उसे हल्का सा बुखार हुआ, गला खराब हुआ, उसने रिकवर कर लिया। लेकिन वही कोविड के जरासीम जो है वो आपके जब 50+ लोगों में जो है वो कन्वर्ट हुए तो वहां इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो स्ट्रांग नहीं है, जिसकी वजह से उन पे उसका इफेक्शन जो है वो किसी और तरीके से होगा और आप पे इफेक्ट किसी और तरीके से होगा। ये कहना और डॉक्टर को इस चीज पे बजिद कर देना और जिद लगा लेना कि जी ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो कभी बाहर नहीं गई, ये तो कभी किसी से मिली नहीं, तो जरूर कोई कैरियर है आपके घर में, बाहर से कोविड जो है वो आपके घर में आया जो उस बुजुर्ग खातून को इस नौबत तक ले आया। तो इसलिए कहते हैं कि आप अपने घर के बुजुर्गों और बच्चों को सेफ रखें। बच्चे जो है वो इस वक्त जिनका उनका इम्यूनिटी सिस्टम, हालांकि बच्चों में ये कोविड नहीं देखने में आ रहा था, डॉक्टर्स बड़े इत्तेफाक से जो है वो ये बात कह रहे थे कि नहीं बच्चों का इम्यूनिटी सिस्टम बड़ा स्ट्रांग है, इनको इस पर इफेक्ट ही नहीं होगा। लेकिन आप देख लें बच्चों के गले खराब, बुखार, जुकाम, इस कदर ये सिचुएशन पिछले टाइम में जो है वो रही है कि जो है सब बच्चे से इफेक्ट हुए हैं। तो अब अगर आप टेस्ट करवाने चले जाएं और कोविड पॉजिटिव आ जाए तो इट्स मीन कि उनको कोविड है, और जो टेस्ट ना करवाएं उनको पता ही नहीं चलेगा। असल में यही एक चीज़ है कि मैं यही तमाम अपने अहले वतन से ये कहूँगा कि खुदारा आपने ये किसी की खातर तो करना, चलो उसका बेनिफिट किसी और को मिलेगा, लेकिन सबसे पहले तो आपकी अपनी फैमिली बचेगी, आप खुद बचेंगे। अगर आपने मास्क, अब मसलन 2 बंदों ने, एक पेशेंट है आपको नहीं पता, वो कैरियर है, उसमें सिम्टम कोई नहीं है, लेकिन उसके अंदर वो वायरस शेड कर सकता है, आप उसके साथ मिले, ऐसा ही है। अगर तो उसने भी मास्क पहना हुआ और आपने भी पहना हुआ है तो फिर जो इन्फेक्शन रेट है, एक दूसरे से ट्रांसफर होने का रेट है वो 1% है। लेकिन अगर दोनों ने ही मास्क नहीं पहने तो 70% है। अब देखें कि कहां से ड्रॉप करके ये इतना नीचे आ सकता है। और क्या आपका लगा, आजकल मास्क 3 रुपए का हो गया, तो उस 3 रुपए की खातर आपने अपनी फैमिली को बचा लिया और बाकी लोगों को भी बचा लिया। लेकिन अगर आप वो नहीं पहनते, जरा सी लापरवाही करते हैं और आपके घर में जो माँ बाप, पैरामेडिक स्टाफ को और फ्रंट लाइन सोल्जर्स को 3 रुपए का मिल रहा है, वैसे तो बाहर 30 रुपए का बिक रहा है। बस वो तो यहाँ तक रेट जो है वो चला गया मास्क का ना। अगर आप किसी भी मॉल में जाएं, कहीं जाएं, तो वहाँ आपको 30 से कम में जो है वो मास्क अवेलेबल नहीं होगा ये, और बाहर जो है वो आपको 20 या 10 तक का जो है वो मिलेगा। लेकिन हम पता क्या करते हैं, हम मजबूरियाँ खरीदते हैं, हम मजबूरियों से फ़ायदा उठाने वाली कौम बन गए हैं। जहाँ हम देखते हैं ना कोई मजबूर है, किसी को कोई तकलीफ़ में है, कोई अजियत में है, बजाय उसका साथ देने के उसकी उस प्रॉब्लम को जो है वो सामने रखते हुए उसकी को दबा देते हैं कि जी ये बंदा जो है वो हमारे सामने बोल ना पाए, हमें इसकी जो है वो एक चीज़ मिल गई है कि हम इसको जो है वो लेके और इसको जलील करते रहें। ये हमारा माइंड हो गया। दूसरे मुल्कों में देखें, लोग क्रिसमस का इंतजार कर रहे होते हैं, जी क्रिसमस आएगी, चीज़ें सस्ती हो जाएंगी, फिर शॉपिंग करेंगे, ठीक है जी। और वहाँ पे इतनी सस्ती हो जाती हैं कि लोग क्रिसमस में जाके शॉपिंग करते हैं। हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ उल्टा है। हमारे यहाँ कोई त्यौहार आए तो चीजें आसमानों से बातें करनी है, और यही हमने आने वाला है ना, यही बिल्कुल रमजान में बिल्कुल आपकी अभी से लोगों ने चीजें स्टोर करनी शुरू कर दी है, खजूरें वगैरह सारी, और जब वो आएगा रमजान तो कीमतें आसमानों पे। मैं ये समझता हूँ कि हम सब ने इस दुनिया से जाना है, और खुदारा आज किसी की मजबूरी से फ़ायदा उठाएंगे
और किसी को इस तरह करेंगे तो ये इस दुनिया में भी बदला मिल जाता ये है। जवाब तो हमें आगे जाके देना है। यहाँ लोगों की सोच कुछ और तरह की डेवलप हो चुकी है। वो यहाँ की सोच के साथ जिंदा है कि जब तक हमारी आखिरी सांस चल रही है तब तक हम किसी का बहुत अच्छे तरीके से बुरा कर लें। जितना ज़्यादा हम बुरा करेंगे उतने हम पनपेंगे, फलेंगे, फूलेंगे, हमारे पास पैसा आएगा। लोगों की सोच ये हो गई है, जबकि सोच ये होनी चाहिए थी कि जितना हम किसी के लिए अच्छा पॉजिटिवली परफॉर्म करेंगे उतना अच्छा होगा। अब देख लें कोविड को, आप ही के घर में, हर घर में देख लें, कोई एक बंदा ऐसा जो होगा जो मुखालफत कर रहा होगा, ओ ये तो इन्होंने ऐसी बातें बनाई हुई हैं, ये तो कोई कोविड है ही नहीं, कोई मसाइल है ही नहीं, ये तो ऐसी सिचुएशन है, तो यूं है। और जिनको हो चुका है वो इस चीज़ को किस तरह ले रहे हैं, और जिनको खुदा ना खास्ता अभी नहीं हुआ है या वो बच गए हैं, अल्लाह ने उनको महफूज रखा है, उनके मामलात कुछ और हैं, वो किसी और तरीके से बात करते हैं। मैं अपने ताजर बरदरान से एक चीज़ कहूँगा कि मैंने जुनैद जमशेद का ज़िंदगी का एक वाक़या पढ़ा। उसने कहा जी कि मैं जब छोड़ा ये शोबिज़ तो मैं काफ़ी ज़्यादा नीचे चला गया, मेरे घर में कोई चीज़ भी नहीं थी, तो किसी ने कहा बिज़नेस करो। मैं बिज़नेस किया तो उसमें भी नुकसान हुआ, तो किसी बुज़ुर्ग ने कहा कि आप इस तरह करो, इस बिज़नेस में से एक हिस्सा अल्लाह ताला के नाम का रख लो। कहते हैं कि वो जब हमने देखें, वैसे मैथमेटिक्स क्या कहता है, 2 2 4 4 4 8 इस तरह से मल्टीप्लाई करता है, लेकिन हमारे यहाँ उल्टा है। आप खैरात देते जाओ जी, आप लोगों में बांटते जाओ, आपका पैसा बढ़ता जाएगा। मतलब ये थोड़ा सा बिलीव करने वाली बात है। तो आज हम लोगों की मजबूरियों का फायदा ना उठाएं। आज हम मास्क को 1 रुपया सस्ता कर दें, हाँ। आप अपना प्रॉफिट आधा कर लें। ऐसा ही तो है। मैं ये समझता हूँ कि आपका अल्लाह ताला इसी दुनिया में, उसने कहा है ना 10 गुना मैं तो इसी दुनिया में दूंगा। मुख्तलिफ इदारों में मास्क, सैनिटाइजर जो है फ्री ऑफ कॉस्ट तकसीम किए जाएं। ये ना देखा जाए कि कोई अपने साथ जो है वो मास्क लेके आएगा या सैनिटाइजर लेके आएगा, बल्कि आप अल्लाह के लिए, ये सिर्फ जो है वो आप अल्लाह को खुश करने के लिए बंदों की हेल्प कर रहे हैं कि अगर कोई भूल आया है, किसी के पास नहीं है, तो उसे ये पता हो कि मुझे ऑफिस जाके मास्क या सैनिटाइजर जो है वो मिल जाएगा। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है जिसको हमें अभी से इम्प्लीमेंट करना है। दुकानों पे जाने वाले दुकानदारों को चाहिए कि अपने पास रखें, वो जी फी सबीलिल्लाह ही रख लें, अल्लाह के लिए रख लें, एक नेकी है ये। सैनिटाइजर रख लें, छोटी छोटी बॉटल सैनिटाइजर्स की जो है वो रख लें बना के अपने पास, वो लोगों को जो है वो गिफ्ट कर दें। इतनी ही चीज़ में लोग खुश हो जाते हैं और अल्लाह भी शायद आपकी इस नेकी से जो है यकीनन खुश हो। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये हमारे अंदर से मिसिंग है। डॉक्टर साहब, ये कोविड की हम जो बात कर रहे हैं, ये जो कोविड का तीसरा स्पेल है, हॉस्पिटल्स भर गए हैं, वैक्सीन हमारे पास मौजूद है, लेकिन ये वैक्सीन अभी सिर्फ 50+ या 60+ लोगों को लगाई जा रही है। आप क्या समझते हैं, जिस तरह ये बच्चों में कोविड आ गया है, जवानों में ये कोविड आ गया है और कोविड-19 की सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है, ये वैक्सीनेशन कितनी जल्दी सबको लगवानी चाहिए? देखें जी, इसमें तो कोई शक नहीं है। 2 ही चीज़ें हमारी, एक तो हमारी एहतियात, दूसरी वैक्सीन। ये 2 चीज़ें ही हमें बचा सकती हैं। अच्छा, अब देखें पूरी दुनिया में जो टॉप के ममालिक हैं जिन्होंने वैक्सीन मैक्सिमम अपने लोगों को लगाई, इजराइल टॉप पे, उसके बाद यूएई का नंबर आता है, उसके बाद यूके का आता है, उसके बाद यूएसए का आता है। हमारे यहाँ क्या है कि पहले 5 लाख वो हमें जो उन्होंने चाइना ने गिफ्ट की, वो 5 लाख आई, अब 10 लाख का इन्होंने, और अब आपकी आबादी देखें कितनी है, 50,000 प्राइवेट सेक्टर में भी आई, वो भी अभी नहीं लग रही। तो आपकी 22 करोड़ की आबादी है, वहाँ पे 10-20 लाख का क्या फायदा? वो क्या करेगी? मैं ये समझता हूँ अभी हमारे हेल्थ वर्कर को भी पूरी तरह नहीं लगी। मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट को प्रायोरिटी के ऊपर, और यहाँ पे हमारे मुल्क में आप देखें खैराती काम लोग इतने करते हैं कि, और आगे से रमज़ान आने वाला है, ज़कात है, सारा। मैं कहता हूँ लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। हाँ। और वो अपनी आज गरीब लोगों के लिए अपनी ज़कात जो है वो बेशक इधर उलमा से पूछ के इधर लगा लें, वैक्सीन में दें ताकि लोगों की जान बचेगी। देखें, किसी को शायद एक आध दिन को भूखा रह सकता है, लेकिन अगर खुदा ना सा किसी की जान चली गई तो वो तो बिल्कुल ही फैमिली ख़त्म होगी। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि लोगों को इस तरफ आना चाहिए। अकेली हुकूमत जो है वो 22 करोड़ को नहीं लगवा सकती। तो इसलिए लोगों को, खैराती अदारों को, कि फिलहाल दूसरे काम छोड़ के, क्योंकि इस वबा से हम बाहर निकले। और एक दो मैं जो लोगों में मिथ्स हैं वैक्सीन के बारे में, वो आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से कहना चाहूँगा। लोगों में ये है जी कि ये जो वैक्सीन है, ये इसके जरिए एक चिप आपके अंदर दाखिल की जाएगी, जी जी बिल्कुल, जो फिर अमेरिका उसको कंट्रोल करेगा। दूसरी ये है जी कि ये आपका डीएनए चेंज कर देगी। तीसरी ये है जी कि आपको ये इनफर्टाइल कर देगी, आप बच्चे पैदा करने के काबिल नहीं रहेंगे।
मैं हतमी तौर पे ये कह सकता हूँ, मैं बीइंग ए डॉक्टर मैंने खुद लगवाई है, अगर कोई ऐसी बात होती तो मैं ना लगवाता। सही, ठीक है जी, और लोगों को एजुकेट करता कि आपने नहीं लगानी। तो इसलिए इन चीज़ों में कतई कोई हकीकत नहीं है। सही बात है। लोगों को आगे बढ़ के वैक्सीन को लगवाना चाहिए, जहां पे भी मौका मिले, जिस तरह से भी मिले, इससे बिल्कुल नहीं घबराना। कोई कॉम्प्लिकेशन मैक्सिमम क्या होगा आज तक जो देखा गया, और ये जो साइनोफार्म हमारे मुल्क में लग रही है, उसमें क्या हुआ है कि मैक्सिमम थोड़ा सा हल्का सा किसी को बुखार हो गया, किसी तो किसी आम, को अगर आप वैक्सीन आम भी वैक्सीन, हर वैक्सीन से हो सकता है। थोड़ा सा जिस्म में दर्द हुआ या मतलब नथिंग, आप 2 पैरास्टामोल की गोलियां खा लें तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। कोई ऐसी कोई मेजर साइड इफेक्ट स्वाय, अच्छा कोई लाखों करोड़ों में एक होता है जिसको प्रोटीन से या किसी चीज़ से एलर्जी हो, तो वो डॉक्टर कहते हैं कि 5-10 मिनट बैठ जाए, अगर खुदा ना को मसला हो तो हम उसी वक्त डील कर लेंगे। कोई मेजर साइड इफेक्ट नहीं है, इसलिए लोगों को बिला झिझक बिला खौफो खतर ये लगवानी चाहिए। इसी में हमारी बचत है। सही बात है। अगर और जब 70% लोग इम्यून हो जाएंगे तो फिर जो बाकी 30% बच जाएंगे उसको हमें कहते हैं हर्ड इम्यूनिटी। हर्ड इम्यूनिटी ये होती है कि आपकी किसी सोसाइटी में 60-70% जब उसमें इम्यून हो जाए तो फिर स्प्रेड जो होता है, जो बहुत ज्यादा, जैसे अब हमारे यहाँ 23% पॉजिटिव रेट आ गया है, तो फिर ये चला जाता है 1-2% पे। तो इसलिए लोगों को फिर इन्फेक्शन नहीं होगा और लोग बच जाएंगे इस मर्ज से। और अगर खुदा ना खास्ता कोविड पॉजिटिव हुआ भी तो ये वैक्सीनेशन आपको जो है आपके इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में आपको हेल्पफुल साबित होगी, और आपकी वो सिचुएशन या वो मामलात नहीं होंगे जो इसको लगवाने से पहले हो सकते थे। ये क्योंकि अब जाहिर है एक वायरस को अंदर से किसी चीज़ को जो है वो ख़त्म कर रहे हैं तो वो चीज़ टाइम तो लेती है। अब जब मारनी है कोई चीज़ या एक वायरस को ख़त्म करने के लिए जो टाइम टेकिंग चीज़ है वो ये वैक्सीनेशन है कि आप वैक्सीन लगवाएं और उसके फिर इंतज़ार करें कि इसके जो है वो अच्छे नताइज भी हासिल हो रहे हैं। अब जैसे डॉक्टर साहब आपने कहा कि आपने लगवाई है, आपको कोई फीलिंग हुई, कोई आपको कुछ ऐसी महसूस हुआ कि कुछ डैमेज हो रहा है, कुछ मेरे अंदर कोई चीज़ जो है वो टूट रही है, बन रही है, कुछ ऐसी फीलिंग? नहीं, बिल्कुल नहीं हुई। और मैं इसीलिए देखें, चीज़ वही होती है जो आपने खुद अपने ऊपर आजमाई हो, और मैं किसी और ने लगवाई है तो वो लाख मैं कहता हूँ किसी को नहीं हुआ, लेकिन जब आपके ऊपर आप खुद उसमें से गुजर चुके हो। वैक्सीन बेसिकली होती क्या है? वैक्सीन होती है 2-3 तरीकों से बनती है। एक तो ये है कि वो वायरस उसको इस एटेन्यूएटेड वायरस के यानी उसमें जो बीमारी पैदा करने की सलाहियत थी वो ख़त्म कर दी जाए, और वैसे उसको जब इंजेक्ट किया जाए तो एंटीबॉडीज जो उसके खिलाफ कुव्वत मुदाफ़ियत है, इम्यूनिटी है, वो बन जाए जैसे कि एक्चुअल वायरस आप में दाखिल हुआ। दूसरी चीज़ क्या है कि उसका कोई पार्टिकल जो जैसे स्पाइक्स इसके ऊपर जैसे ताज पहना होता है, वो उन प्रोटीन्स के खिलाफ, चूंकि वो एंटर होती हैं जिस्म में सबसे पहले सेल्स में, तो फिर बाकी वायरस एंटर होता है, तो उनके खिलाफ है कि वो एंटर ही ना हो सके। सही। तो इस तरह से जो चीज़ें हैं ना वो महफूज हैं। ये कोई वायरस नहीं है जो आपके इंजेक्शन के जरिए आपके अंदर दाखिल किया जाए। नहीं, ये बिल्कुल महफूज होती है और उसमें कोई बीमारी पैदा करने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि जी उसके लगने से हो गया आपको कोविड। ये बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए इसकी और एक और चीज़ देखा गया है कि जिनको ये ऑलरेडी हो चुका है उनमें उनको जब इंजेक्शन लगता है वैक्सीन का तो उनके अंदर एंटीबॉडीज उस बंदे की निस्बत जिसको अभी तक नहीं हुआ बहुत ज़्यादा बनती हैं, लिहाजा उसमें जो प्रोटेक्शन का लेवल है वो बहुत ज़्यादा उसमें हाई हो जाता है। इसलिए जिनको हुआ है या नहीं हुआ सबको लगवानी चाहिए, और सब जब महफूज होंगे तो फिर इंशाल्लाह हमारी पूरी आवाम जो है वो महफूज हो जाएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी देखने में आया हार्ट पेशेंट जो है, हम थोड़ी सी उनकी भी बात कर लें। हार्ट पेशेंट के लिए ये बहुत ही खतरनाक है कोविड-19, क्योंकि ऑलरेडी जो है वो ये सांस की नालियों से जो है वो दिल को इफेक्ट करता है। आप क्या समझते हैं कि हार्ट पेशेंट हों, शुगर पेशेंट हों, उनको कितनी एहतियात की ज़रूरत है और ये वैक्सीनेशन उनके लिए कितनी यूज़फुल है? देखें जी, ये बेसिकली ये करता क्या है, ये कोएगुलोपैथी यानी खून को ये जमा देता है। जो छोटी हमारी ब्लड वेसल्स हैं उनमें जाके, जब हार्ट अटैक क्या है, आपका खून का लोथड़ा आया, उसने नाली बंद कर दी और हार्ट अटैक हो गया। और ये क्या कहता है, ये क्लॉटिंग ज़्यादा कर देता है, खून को जमाने बहुत ज़्यादा जमा देता है। उसकी वजह से क्या होता है कि आपका वो जो खून जम जाता है वो किसी जगह पे, वो गुर्दों में जाएगा, वहाँ पे नुकसान देगा, वो इसमें जाएगा, हार्ट में जाएगा, वो ब्रेन में जाएगा, किसी जगह भी जाएगा, वहाँ पे जो माइक्रो वेसल्स हैं उनको ब्लॉक करेगा, नुकसान। दूसरा एक इसका और बड़ा इफेक्ट है जी, वो ये है कि इसका जो टॉक्सिन है
वो बाज़ कात कार्डियोमायोपैथी जो हार्ट मसल्स हैं उनको डैमेज कर देते डैमेज करता है। और अक्सर देखा गया है, कई पेशेंट्स में देखा गया कि वो बिल्कुल सही सलामत डिस्चार्ज हुए, बिल्कुल नेगेटिव हो गए, लेकिन कुछ दिनों के बाद देखा गया तो उनका जो हार्ट साइज था वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया, इनलार्ज हो गया और वो सांस फूलना शुरू हो गया। जब देखा गया, उनको एको वगैरह किया गया तो उनमें हार्ट बहुत ज़्यादा इनलार्ज हो चुका था और उसमें कुव्वत जो है पंप करने की वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई थी, जिसकी वजह से उन्हें सांस फूलता था। इसलिए डॉक्टर के मशवरे से ऐसी अद्वियात कुछ अर्सा बाद तक भी लेनी पड़ेंगी जो आपको खून को जमने ना दे, ठीक है जी। और बहुत ज़्यादा एक्सर्शन आपने रेस्ट करनी है, जिसको हो चुका है उसको चाहिए कि उसके दौरान भी और कुछ अर्सा बाद भी वो रेस्ट करे, कोई भारी काम ना करे, क्योंकि जितना वो भारी काम करेगा ऑक्सीजन की जरूरत उतनी ज्यादा होगी। और अगर ऑक्सीजन कम जाएगी हार्ट को तो हार्ट को नुकसान पहुंच सकता है। बिल्कुल ऐसे ही आम रूटीन में भी अगर आप देखें कि आप किसी बंद कमरे में हो या कहीं पे जो है वो दरवाजे खिड़कियां ओपन ना हो तो दम घुटना शुरू हो जाता है। इट्स मीन कि आपकी ऑक्सीजन जो है वो कम हो रही है। आम बंदे की बात बता रही हूँ कि जो बिल्कुल एक सेटल्ड बंदा है जिसको कुछ भी नहीं है, उसका भी सांस रुकता है। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि जो कोविड-19 पेशेंट हैं, जो शुगर पेशेंट हैं, हार्ट पेशेंट हैं, उनके लिए तो ये बहुत ख़तरनाक सिचुएशन है। अक्सर औक़ात देखने में ये भी आया पाकिस्तान में कि लोगों की रिपोर्ट्स नेगेटिव थीं, लेकिन वो खुद कोरोना पॉजिटिव होते हुए जो है वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। इतनी जल्दी में ये पता ही नहीं चल सका, इस ख़तरनाक कातिल वायरस ने जो है उन पर ऐसा इफ़ेक्ट किया कि उनके इम्यूनिटी सिस्टम ने इसको जो है वो फ़ौरन से पहले जो है वो इस वायरस ने उनको डैमेज कर दिया। और ये भी 2-3 केसेस जो है वो हमें सामने देखने में आए, जो मैंने अपनी आंखों से देखे कि आपने टेस्ट करवाया है, टेस्ट की रिपोर्ट उस शख्स के दुनिया से जाने के बाद आई है, वो नेगेटिव है, बट उसके फेफड़े, उसके लंग्स बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, उसके सांस लेने का प्रोसेस जो है वो बिल्कुल ख़त्म था, डैमेज, हार्ट डैमेज हो चुका है। और डॉक्टर हैरान और परेशान है कि अगर कोविड भी नहीं था तो फिर ये क्या था, ये सिचुएशन क्या है? ये आपने वाकई ये अच्छा, इसमें ना 30% में ये टेस्ट नेगेटिव भी हो तो वो बेसिकली उसको कोरोना हो सकता है। डॉक्टर्स ये सिर्फ 70% जो है वो पॉजिटिव आता है। 100% नहीं है कि ये टेस्ट जिसमें पॉजिटिव जिसमें नेगेटिव है तो उसको कोरोना नहीं है। अच्छा, दूसरी एक चीज़ मैं आपके प्रोग्राम से एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि चूँकि आप हॉस्पिटल भी बढ़ते जा रहे हैं, अब हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा और लोगों को खौफ भी है हॉस्पिटल जाने का, तो मैं लोगों की जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए एक बात कहूँगा कि अगर आपके घर में किसी को नज़ला, खांसी, बुखार या लूज मोशन या पेट में शदीद दर्द या जिस्म के किसी हिस्से में दर्द है तो आप आजकल एक थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट कर लें, एक पल्स ऑक्सीमीटर लेके अपने घर रख लें। एग्जैक्टली सही कह रहे हैं आप उस पे अपनी उंगली पे चढ़ा के एक दफ़ा सीख लें, कोई मसला नहीं, आम बंदा उस पर चेक कर सकता है। अगर तो आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन 90 से अबव है, ठीक है, तो इसका मतलब अभी आप सेफ हैं, आप घर रह सकते हैं। आप किसी लोकल अपने फैमिली फिजिशियन से मशवरा करके तो आप ट्रीटमेंट ले लें और घर पे चेक करते रहें। लेकिन खुदारा जब भी वो 90 से नीचे आए, 80s में आए या खुदा न खास्ता अगर 70s में चला गया, फिर आपने घर नहीं रहना, फिर आपको लाजमी हॉस्पिटल एडमिशन की ज़रूरत है ताकि आपको कंटिन्यूस ऑक्सीजन दी जाए और मॉनिटर किया जाए। देखें, अभी इसकी 2-3 स्टेजेस हैं। ऑक्सीजन पहले शुरू में थोड़ी देने पे आप 90 से ऊपर चले जाते हैं, फिर बाज़ का ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाना पड़ता है, फिर बाज़ का आपको CIP लगानी पड़ती है, फिर बाज़ का आपको इन्वेसिव कैथेटर देना पड़ता है और फिर अल्टीमेटली आपको खुदा न खास्ता अगर ज़्यादा हालत बिगड़ जाए तो वेंटिलेटर पे। तो ये सारी चीज़ें जो है ना घर पे मॉनिटर नहीं हो सकती, लिहाजा अगर आप 90 से अबव हैं तो आप सेफ हैं। लेकिन अगर 90 से नीचे जाते हैं तो फिर आपको घर रह के और अपने आप को मजीद खराब करना ये ठीक नहीं। 90 तक भी सेफ हैं आप? जी 90 तक सेफ, 90 तक आप सेफ हैं। 90 से जैसे ही आप देखते हैं कि कम है तो आप फौरी तौर पर जो है वो डॉक्टर से जो रुजू करें। और आपने बहुत अच्छा मशवरा दिया है, ये हम भी अक्सर जो है वो बताते रहते हैं और आपके तवज्जो से भी ये बात जो है सामने आई है कि आप ये जो एक डिवाइस है, छोटी सी डिवाइस है ये, जो आपको ऑक्सीजन लेवल आपका जो है वो बताती है, ये आप अपने पास रखें और इसको प्रॉपर तरीके से जो है वो चेक करते रहें। जब भी आपको कुछ महसूस हो, घुटन महसूस हो या कुछ भी हो, तो आप चेक कर लें कि ऑक्सीजन लेवल जो है वो आप में कितना है। तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए इस वक्त में बहुत ज़रूरी हैं। और डॉक्टर साहब, सबसे पहली बात, इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने वाली चीज़ें सबको ज़रूरत है, जैसे कैल्शियम C है,
कैल्शियम सी से बनी हुई जो चीज़ें हैं इस टाइम में जो है वो ऑरेंजेस भी हैं और भी हमारे पास बहुत सी ऐसी इम्प्लीमेंटेशंस हैं जो हम कर सकते हैं अपनी फूड में, अपनी डाइट में, इस तरह की चीज़ें शामिल कर सकते हैं। उनके हवाले से भी बता दीजिए ताकि इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के हवाले से भी हमारे पास एज अ फूड रिकवर भी कुछ चीज़ें महफूज रहें। जी बिल्कुल, बड़ा ज़बरदस्त आपने क्वेश्चन किया। बेसिकली क्या है कि हम किसी भी वायरस या किसी भी जरासीम के ख़िलाफ़ जो हम दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं ना, उनका ऐसे ही है कि जैसे गाड़ी खड़ी है तो आपने थोड़ा सा धक्का लगाया, बाकी स्टार्ट वो खुद ही हो जाती है। बेसिकली वायरस को हो या बैक्टीरिया हो या कोई भी जरासीम हो, उसको ख़त्म आपकी इम्यूनिटी करती है। ऐसा ही है। और दवाई ने सिर्फ वो धक्का लगाना होता है थोड़ा सा। बाकी अगर आप ये कहें तो जैसे एड्स के मरीज़ हैं उनमें इम्यूनिटी होती नहीं, उनमें कोई एंटीबायोटिक काम नहीं करता। तो वो आपकी इम्यूनिटी को एनहांस करना बड़ा ज़रूरी है। इन्फेक्शन ख़त्म तब भी होगा। अब इम्यूनिटी को एनहांस करने के लिए चंद एक जो चीज़ें हैं, एक तो ये है कि आप नींद अपनी पूरी करें, बहुत ज़रूरी है, और कोशिश करें कि जल्दी सोने की, जल्दी उठने की। और जो नॉर्मल कोविड के पेशेंट के लिए नहीं है, नॉर्मल पेशेंट के लिए वॉक करना, क्योंकि कोविड का पेशेंट अगर एक्सर्शन करेगा तो उसका ऑक्सीजन लेवल कर तो जो नॉर्मल लोग हैं जिनको अभी कोविड नहीं हुआ, उनको रोजाना आधा घंटा वॉक करना वो इंतहाई ज़रूरी है। फिर यह है कि आपके लिए फ्रूट्स, सब्जियां और प्रोटीन में क्या आता है, आपका मीट आ गया, आपकी पोल्ट्री आ गई, उसके बाद अंडा आ गया, तो इवन दालें भी जो हैं वो भी, इनमें प्रोटीन होती है। तो वो अगर आप चीज़ें, फिर दूध है वो आपको फैट भी देता है और आपको प्रोटीन भी दे रहा है। बिल्कुल सही। तो ये चीज़ें जो हैं ये मुनासिब मिकदार में आप यखनी वगैरह लें, आप अंडा बॉयल करके लें, आप गर्म दूध लें। ठंडी चीज़ इसमें कोई नहीं इस्तेमाल करनी, क्योंकि जितनी चीज़ आपका गला या अंदर से जो यख चीज़ कोई लेंगे तो वो आपकी इम्यूनिटी को, लोकल इम्यूनिटी को एकदम लो कर देगा, और वायरस जो कि आपके मुंह में ही होता है, हाँ। वो फौरी तौर पे हमला कर देगा। और लोग कहते हैं कि जी मुझे कहाँ से कोरोना आया, मैं तो जस्ट वो ठंडी कोई चीज़ पी थी उसके बाद मेरा गला खराब हो गया। हाँ। वायरस हमारे मुंह में मौजूद है, हमारा जो लॉब है और हमारे जिस्म का टेम्परेचर है वो उसको अंदर इन्वेड करने नहीं देता। जो ही हमने कोई खट्टी चीज़ खाई या ठंडी चीज़ पी, वो आपकी इम्यूनिटी हट गई, हाँ। और वायरस ने फौरी तौर पे हमला कर दिया। तो इसलिए इन चीज़ों का अगर आप ख्याल रखें कि बहुत ज़्यादा यख ठंडा पानी नहीं पीना, आपने ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं, फ्रूट, सब्जियां, गोश्त वगैरह, दालें, दूध, ये सारी चीज़ें अगर मुनासिब मिकदार में, और जिनको नहीं हुआ वो वॉक करें और नींद अपनी पूरी करें, तो मैं ये समझता हूँ कि आप अपनी इम्यूनिटी को बहुत ज़्यादा एनहांस कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। डॉक्टर साहब, अब ये सिचुएशन है इस वक्त, खौफ व हरास तो काफ़ी हद तक जो है वो लोगों में ख़त्म हो चुका है। खौफ तो अब किसी चीज़ का उन्हें रहा नहीं कि कोविड है या नहीं। आप बाज़ारों में निकलें, आप सड़कों पर निकलें, लॉकडाउन की सूरत हाल के हिसाब से, मतलब स्मार्ट लॉकडाउन बहुत से इलाकों में इस वक्त भी मौजूद है, और लॉकडाउन की सूरत हाल इस वक्त तक, इस नौबत तक है कि लोगों ने घर में बैठना जो है वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। वो कहते हैं जी कोई ऐसा मसला नहीं है, हम बस ठीक है, कोविड होना है, अगर इस दुनिया से जाना है तो कोविड के साथ ही चले जाएंगे। अब आप तो चले जाएंगे, लेकिन आपके साथ जो 10 जाने और जुड़ी हैं आपके घर में, उनका क्या कसूर है? शायद उनमें से कोई ऐसा बंदा हो जो ना जाना चाहता हो, कुछ करना चाहता हो, दुनिया में रहना चाहता हो। आपकी ये सोच उन तमाम लोगों को डबो रही है। मैं उन लोगों से मुखातिब हूँ जो डॉक्टर साहब इस सोच के साथ अपने आप को खुले आम जो है वो लोगों के साथ जो है वो इन्वॉल्व हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जुल रहे हैं। उन्हें बिल्कुल इस चीज़ की परवाह नहीं है कि उनके घर में छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं जो इससे इफेक्ट हो सकते हैं। ऐसे लोगों के लिए क्या मशवरा देंगे? देखिए जी, मैं ये एक बात कहूँगा कि ये सारी लॉकडाउन और ये सारी एहतियातें ये क्यों होती हैं? आप बीमारी को 100% इरेडिकेट नहीं कर सकते, जाहिर है। अच्छा, अब क्या है कि इसका स्प्रेड थोड़ा हो, उसकी क्या वजह है, क्यों थोड़ा हो? कि आपकी जो हेल्थ फैसिलिटी है वो महदूद है। हाँ। अगर ये एकदम से, जैसे अब पॉजिटिविटी रेट 23% और ये इससे भी हाई अगर हो जाता है, सही, तो आपके जो सीरियस होंगे पेशेंट, चाहे वो 5% ही हों, तो अगर वो 5% थोड़े लोगों में है तो वो थोड़ी मिकदार होगी, जाहिर है। अगर वो बहुत ज्यादा फैल गया है, उसका 5% निकालेंगे तो वो इतना निकल आएगा कि आपकी जो मौजूदा हेल्थ फैसिलिटीज हैं वो पूरी नहीं होंगी। सही। और जब पूरी नहीं होंगी तो आपके खुदा नासा किसी अजीज को वेंटिलेटर चाहिए, वेंटिलेटर नहीं मिल रहा, तो आप सारी जिंदगी
आपको जो गिल्ट है वो नहीं जाएगा, कि हमारे काश अगर मिल जाता वेंटिलेटर तो हमारा प्यारा जो है वो बच जाता। तो ये देख लें कि ऑक्सीजन भी इवन कम पड़ जाती है, जितनी आपकी प्रोडक्शन है, अगर वो इतने ज़्यादा मरीज बढ़ जाते हैं तो फिर आपके लिए कोई टूल बाकी नहीं रहता। अब आप ये देखिए डॉक्टर साहब, जो ऑलरेडी वेंटिलेटर पे मरीज हैं उन्हें हटा के उस मरीज को वेंटिलेटर पे कैसे लाया जाएगा जिसको उस वक्त जो है वेंटिलेटर की जरूरत है, लेकिन क्योंकि फैसिलिटी मौजूद नहीं है, वेंटिलेटर्स मौजूद नहीं है, और वो तो टाइम ऐसा क्रिटिकल होता है कि उस वक्त तो मरीज को आप किसी दूसरे हॉस्पिटल लेके भी नहीं जा सकते। बिल्कुल नहीं। अगर उस हॉस्पिटल में वेंटिलेटर नहीं है तो आपको उसको वहां पे लाने में ही जो है वो इतना टाइम लग जाएगा। बेशक आप कितने ही बड़े पैमाने पे जो है वो वेंटिलेटर्स ला सकते हो, लेकिन वो वक्त जो आपके किसी प्यारे को आखिरी सांसें दिलवा रहा हो और आपको वेंटिलेटर ना मिले, ये तकलीफ वाकई सारी जिंदगी नहीं जाती है। क्योंकि अब वेंटिलेटर पे जो ऑलरेडी बेचारे हैं उन्हें आप कहाँ रखेंगे फिर किसी, या तो उनमें से किसी की एक की जान जाएगी और आपके पेशेंट की जान बचाएंगे, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं होता, ऐसा तो डॉक्टर्स नहीं कर सकते, कभी नहीं हुआ। तो फिर वो बंदा ही जान से जाता है कि जिसको जो है वेंटिलेटर नहीं मिलता, क्योंकि किसी ना किसी एक की जान तो जो है वो जानी होती है। तो और फिर उसके बाद डॉक्टर्स को ब्लेम गेम करना या ब्लेम करना या शोर मचाना, चीज़ें तोड़ना, ये वाक़यात जो है वो सामने आते हैं कि जी डॉक्टर ने हमारे बंदे को मार दिया। ऐसा नहीं होता। डॉक्टर्स ज़िंदगी देने के लिए बैठे हैं, लोगों को बचाने के लिए बैठे हैं। जब अल्लाह ने जिसकी लिख दी है, जो पल है, जो लम्हा है, ना मैं चेंज कर सकती हूँ ना आप चेंज कर सकते हैं। इसलिए हर चीज़ को डॉक्टर्स पे रख देना या उनको ब्लेम करना, ये चीज़ें ठीक नहीं है। कोविड की सिचुएशन में बहुत देखने में आया डॉक्टर साहब, अस्पतालों में जो है वो जो हंगामा आराइयाँ हुई, जो मामलात हुए कि हमें मिलने नहीं दिया जा रहा, हमें उनके पास नहीं जाने दिया जा रहा, उनको फेंक दिया गया है, ये किया है, वो किया है, बड़े मामलात सामने आए। फिर क्या हुआ? आप अंदाज़ा करें जी, मैं एक मिसाल में, मेरे पास एक पेशेंट आई 5-6 दिन पहले, तो मैंने उन्हें जस्ट कहा कि ये देखें, इनमें जो सिम्टम है ना, इसमें चांसेस हैं कि कोरोना भी हो, तो आपने ना डेली चेक कराना करना है। वो 5-6 दिनों के लिए गायब हो गए। जब 6ठे दिन मेरे पास आए तो उस पेशेंट की सैचुरेशन जो थी वो तकरीबन 60-65 पे थी। सही। अब मैंने कहा आप 5 दिन क्या करते रहे? उन्होंने कहा जी हमने तो घर में ही, किसी ने कहा था कि बस ये चीज़ें देते रहें तो ये ठीक हो जाएगी, आम नज़ला खांसी बुखार है। सही। मैंने कहा मैं आपकी मिन्नतें की थी कि आपने डेली चेक कराना है। अब ये देखें, अब ये पेशेंट जब लेके जाएंगे हॉस्पिटल तो कौन क्या होगा? अच्छा, घर वाले तो ये कहेंगे नहीं जी वो बातें कर रही थी, वो ठीक थी। अब अगर उन्होंने पल्स ऑक्सीमीटर रखा होता या किसी डॉक्टर को दिखाया होता और यूं ही उसकी सैचुरेशन 90 से नीचे आने लगी, फौरन उसको एडमिट कराते, तो उसने इस हालत में नहीं पहुंचना था। अब जब वो 50-60 पे पहुंच गई, इसका मतलब है उसके फेफड़े तकरीबन 3/4 डैमेज हो चुके हैं। अब जो 1/4 या उससे भी कम बचे हैं, उससे आप कैसे पेशेंट को बचाएंगे? ठीक है जी। तो फिर ये कहेंगे देखा डॉक्टर ने जहर का टीका लगा दिया, हम तो अच्छी खासी बोलती बातें करती लेके आए थे। सारी की सारी गेम आ गई वो पल्स ऑक्सीमीटर पर कि वो आपके पास नहीं था, आपको पता नहीं था कि आपके पेशेंट की ऑक्सीजन जो है वो किस हद तक जो है वो डैमेज हो चुकी, और आप उसे हॉस्पिटल लेके तब गए हैं जब उसके फेफड़े जो है वो बिल्कुल नकारा हो चुके थे, और सिर्फ जो है वो 1/3 हिस्सा जो है वो फेफड़ों का बचा। उसे डॉक्टर कैसे बचा लेगा? पॉसिबल नहीं है। वेंटिलेटर पे भी ले जाएं, आप ऑक्सीजन भी लगा दें तो भी पॉसिबिलिटी नहीं है। जब तबीयत ख़राब हो और आपको लगे कि आपका पेशेंट जो है वो अब घबराहट का शिकार है, उसका दिल नहीं लग रहा, उसको कुछ मसाइल हो रहे हैं, उसका बुखार नहीं उतर रहा, उसको फ़ौरन डॉक्टर के पास लेके जाएं, उसे घर पे मत रखें। बार बार जो है वो अवेयरनेस दी जा रही है, बार बार अवेयरनेस के लिए जो है वो एड्स चल रहे हैं, कमर्शियल्स आप देख रहे हैं, हम आपको जो है वो गाइडलाइन दे रहे हैं, मुख्तलिफ चैनल्स पे बैठे हमारे तमाम एंकर्स, कि कोविड की सिचुएशन में अगर मामला हद से जो है वो ज़्यादा बिगड़ जाए या किसी की तबीयत ख़राब हो जाए तो उसको घर पे मत रखें। फिर भी लोग घर पे रख के बैठे रहते हैं कि शायद हम लेके जाएंगे तो कुछ और ना हो जाए, घर के सारे और लोगों को ना बांध लें। अब तो देखें सबको हो चुका है, अब तो डरने वाली बात ही नहीं है, अब तो सबको हो रहा है और ये सबको होगा। कोई शायद ही कोई अल्लाह का करम हो के कोई जो है वो इससे बच जाए। किसी की सिचुएशन कोई है, किसी की सिचुएशन कोई है, किसी लोगों को हो भी चुका, उन्हें पता भी नहीं कि हमें हो चुका है, ये भी हालात हुए। तो ये मामला तो अब चलेंगे, तो डॉक्टर साहब करना क्या है? मैं ये कहूँगा कि 3-4 बेसिक चीज़ें जो करने वाली हैं। एक तो ये कि सबसे पहले आप मास्क पहने, सोशल डिस्टेंस रखें जरूरी, और उसके बाद अगर घर में से किसी को भी कोई तकलीफ होती है, जो हमने मतलब नज़ला खांसी बुखार है, नहीं है, पेट में दर्द है, मोशन है, जिस्म में दर्दें हैं,
आजकल कुछ भी हो जो कि नॉर्मल, अच्छा लोग कहते हैं जी पिछले साल भी मुझे हुआ था, यार पिछले साल की या उससे पिछले साल की बात और है, आजकल ये वबा है, इसमें इस तरह की कोई चीज़ें होती हैं तो आपके कान खड़े हो जाने चाहिए कि कुछ भी हो सकता है। फिर ये है कि डॉक्टर को चेक करा लें, तसल्ली करा लें। उसके बाद ये है कि अगर आप नहीं हॉस्पिटल रखें लेकिन कम से कम पल्स ऑक्सीमीटर ज़रूर रख लें, उससे चेक करते रहें। लेकिन जो ही 90 से नीचे आने लगे फिर आप घर पे वेट ना करें, फिर आप पेशेंट को अगर फौरी तौर पे वक्ती तौर पे इमीडिएटली आप शिफ्ट कर लेंगे तो फिर आपके पेशेंट के फेफड़े भी बचे हुए हैं, उसको डील करना बड़ा आसान होगा बनिस्बत उसके कि जो 50, 60, 70 पे चला गया उसको डील करना इंतहाई मुश्किल होगा। फिर आपकी वो बात हो जाएगी कि जी मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। इसलिए प्लीज एहतियात, डॉक्टर से राब्ता, पल्स ऑक्सीमीटर, और उसके बाद जो ही कम होने लगे फौरी तौर पे शिफ्ट करें। ये चीज़ें अगर आप कर लेते हैं, और वैक्सीन जिनको अब लोग सुना है कि गवर्नमेंट 50 से अबव भी शुरू कर रही है, तो जिनको है वो जो अफोर्ड कर सकते हैं वो प्राइवेटली लगा लें, जो नहीं कर सकते वो गवर्नमेंट की तरफ से लगाएं। लेकिन इन सारी चीज़ों के ऊपर हम अमल करेंगे तो हम इस वबा से बाहर निकलेंगे, वरना ये है कि हमारे लिए बड़ा डिजास्टर आ गया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका कि आपने बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो कोविड की सिचुएशन से निपटने के वो तमाम तरीक़ेकार और हिफाजती इंतजाम जो हम कर सकते हैं वो बता दिए हैं। अब ये हमारी आवाम पे मुनसर है कि वो अपने आप को किस तरह सेफ रखना चाहते हैं, अपने घर वालों को किस तरह सेफ रखना चाहते हैं। एहतियात ही वाहिद इलाज है, इसके अलावा इसका कोई इलाज अभी तक मौजूद नहीं है। वैक्सीन आपके लिए बहुत ज़रूरी है, उसका किस पर क्या इफ़ेक्ट या क्या उसकी जो सिचुएशन होती है ये वैक्सीन लगाने के बाद ही पता चलता है। इम्यूनिटी सिस्टम जिसका स्ट्रॉन्ग है वो तो शायद कोविड से बच जाए, लेकिन उन लोगों का ख्याल करें जिनका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं है, जो ऑलरेडी बीमार हैं, आपके घर का हिस्सा हैं। इसलिए कैरियर कोई भी बन सकता है। बाहर जाते हुए बहुत एहतियात करें, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का इस्तेमाल वाहिद आपको जो है उस चीज़ से बचा सकता है। हाथों का बार बार धोना, इसमें यह नहीं है कि आप साइको बन जाएं कि बार बार हाथ धोने हैं आपने, सैनिटाइज़र भी आप अपने पास जो है वो मौजूद रखें। ये तमाम चीज़ें जब आप करेंगे तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला महफूज रखने वाले हैं। बाकी अल्लाह पे कि हमें किस तरह महफूज रहना है, रखना है, ये सब तमाम चीज़ें हमें सोचनी है। इसी के साथ डॉक्टर नबी अली खान को इजाज़त दीजिए। कल फिर नई सुबह, नए आगाज़, नए अंदाज, नई बात और नए टॉपिक के साथ आपसे दोबारा यहीं इसी वक्त सेम टाइम सेम चैनल मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।